टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रोग्राम। नमस्कार, पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी खास मेहमान को जो अपने जीवन में अपने कार्यों में कहीं न कहीं उन्होंने एक ऊंचाइयों को हासिल किया है, ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका सुशील भाई। जी। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अरविंद कुमार सिंह जी की जो पत्रकारिता की यात्रा जो है वो मुझे लगता है कि 4 दशक से भी ज़्यादा की पत्रकारिता की यात्रा है। जनसत्ता जैसे दैनिक पत्र, उसके अलावा चौथी दुनिया, अमर उजाला और हरिभूमि, तमाम जो देश के प्रतिष्ठित अखबारों के साथ काम करने के बाद उनकी जो यात्रा है पत्रकारिता की वो निरंतर जारी है। उन्होंने एक समय देखा है पत्रकारिता के जो पड़ाव हैं तमाम उन्होंने देखे हैं और बहुत ही कुछ पुस्तकें भी उनकी बड़ी चर्चित रही हैं, जिनमें मैं उनकी 2 विशेष तौर पर पुस्तकों का नाम लेना चाहूँगा। एक तो भारतीय डाक, सदियों का सफ़रनामा, और दूसरी उनकी जो पुस्तक है डाक टिकटों में भारत दर्शन। कृषि के भी काफ़ी जानकार हैं अरविंद कुमार सिंह और उसके चलते भी उन्होंने एक किताब लिखी है भारत में जल परिवर्तन, इस पर भी आपका काम है। अरविंद जी, आज का जो ये पॉडकास्ट है उसमें हम मीडिया का जो कौन सा वो बिंदु है जहाँ से हम ये मान के चलते हैं कि एक पत्रकारिता चलते चलते और उसने बिजनेस का रूप लेना शुरू किया, वो कौन सा दशक था? क्योंकि आपकी नज़रों के सामने तो बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं, तो मैं इस विषय पर आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सुशील भाई, ये बड़ा दिलचस्प विषय है जी। क्योंकि जब आज़ादी के आंदोलन का पहला पड़ाव था जिसको बोलते हैं, तो उस दौरान ये कहा जाता था कि घर फूंक तमाशा जी देखने वाली पत्रकारिता थी। और अगर आप, चूंकि जो पत्रकारिता के इतिहास के कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में सामान्यतया नागरिकों को ज़्यादा जानकारी नहीं है जी। लेकिन ये सत्य है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जहाँ बहुत सारे लोगों ने शहादत दी, वहीं उर्दू के कुछ बड़े नामी गिरामी पत्रकार उनको फांसी दी गई थी जी। उसमें मौलवी बाकर, अमालुद्दीन, ऐसे सब नाम थे जो कि दिल्ली के ही रहने वाले थे। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो 1857 में लिटरेसी हमारी 1% थी केवल, और मध्यम वर्ग का उदय नहीं हुआ था। केवल अमीर और गरीब यानी राजा रजवाड़े थे और गरीब लोग थे जो उनके जो भी दी गई जमीनों पर एक तरह से खेती बाड़ी करते थे, किसान उस तरह। तो बेसिकली वो लड़ाई सिपाहियों की और किसानों के द्वारा लड़ी गई थी वो लड़ाई। और अंग्रेजों के पास बहुत कुछ था। बहुत कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ में एक बड़ा हथियार जिस पर चर्चा नहीं होती वो है टेलीग्राम। उस दौरान का जो अखबार थे, बहुत कम अखबार थे जो टेलीग्राम की सेवाएं लेते थे। और जो उर्दू के या जो हिंदी के, क्योंकि हिंदी जर्नलिज्म का भी 200 साल होने जा रहा है, उर्दू के और हिंदी के जितने भी अखबार थे उनमें अधिकतम संसाधनों से कमजोर थे। वो स्पिरिट के साथ निकल रहे थे, मिशन के साथ जैसे आपने कहा निकल रहे थे, लेकिन उनके पास टेलीग्राम जैसी सुविधा नहीं थी, है ना। वो पहला जो टेलीग्राम जिसको रियायती दरों पर दिया गया वो मद्रास कुरियर था जो कि चेन्नई से निकलता था। तो ये जो टेलीग्राम जो सबसे बड़ा हथियार उस दौर का, यानी संचार क्रांति का प्रथम वाहक जिसको बोलते हैं टेलीग्राम, वो चंद अखबारों के पास था जो अंग्रेजी के थे। तो लेकिन उनका क्या था कि हिंदी के या उर्दू के या और भाषाओं के भी जो अखबार निकल रहे थे उस समय,
उनकी रीडरशिप काफी इसलिए थी क्योंकि एक एक अखबार एक कम्युनिटी सुनती थी और पढ़ती थी, मतलब पढ़ के सुनाया जा रहा है। ओके ओके, जो अशिक्षित भी है वो भी सुन रहा वो है। भी सुन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनके, क्योंकि हम्म, उनके प्रसार का कोई विश्वसनीय पैमाना हमारे पास नहीं है, लेकिन हम्म, वो उनका असर था। अगर असर नहीं होता हम्म, तो लॉर्ड केनिंग 1857 में इतना कड़ा कानून नहीं लाते, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी, वो नहीं जी, करूंगा। तो एक तरह से सुशील भाई आप ये कहेंगे कि एक यात्रा हम्म, जो कि एक सामाजिक जिम्मेदारी से हम्म, या एक स्पिरिट के साथ शुरू हुई, हम्म, और उसने लंबी यात्रा का जो पड़ाव उसका रहा वो 1857 से 47 तक का। हम्म, बहुत सारे लोग अलग अलग युग की व्याख्या करते हैं, हम्म, कभी द्विवेदी युग की बात करते हैं या और युगों की बात करते हैं, हम्म, लेकिन वो साहित्य का युग रहा होगा, जी बिल्कुल। है ना। ठीक है कि इनका पत्रकारिता के उन्नयन में योगदान रहा, प्रारंभ में तो क्योंकि हाँ साहित्यकार ही जो है बिल्कुल, पत्रकार बने। क्योंकि सेंटर जैसे लोग कहते हैं ना, 5 भाषाओं की पत्रकारिता का हम्म, प्रमुख केंद्र कलकत्ता बना। ओके, वो इसलिए बना क्योंकि हम्म, कलकत्ता भारत की राजधानी होता था उस समय। हम्म, तो इसलिए न केवल हिंदी का, बल्कि जो है अंग्रेजी का, बल्कि और भी भाषाओं का, बंगला का था ही था। हम्म, तो अन्य कुल 5 भाषाओं का केंद्र हम्म, कलकत्ता बना। हम्म, अब आया आज़ादी का पड़ाव। तो अगर आप देख रहे होंगे हम्म, तो खास तौर पर आप 1940 से और 50 के बीच का जो दौर है, हम्म, उसमें जो अखबार निकले हैं वो आज के सबसे बड़े अखबारों में जी, उनकी गिनती होती है। हम्म, कुछ उसके पहले के भी हैं। तो वो जो अखबार निकले वो भी आज़ादी की भावना से निकले, आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के इरादे से निकले, ओके, या जैसे जागरण, अमर उजाला जैसे भी अखबार निकले, वो निकले कि राष्ट्र निर्माण के इरादे से, ओके, खासतौर पर आज़ादी के। तो उनका एक स्पिरिट अलग थी, लेकिन हम्म, उनमें जो काम करने वाले लोग थे सुशील भाई, हम्म, वो मुख्यतः आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए लोग थे। ओके, इसलिए उन्होंने उस जर्नलिज्म को कंट्रीब्यूट किया। हम्म, मतलब उसमें वो जो लोग थे उनको कारोबार की, जैसे अमर उजाला का ही ले लीजिए आप। हम्म, आज अमर उजाला कई राज्यों में कई अंक उसके निकलते हैं, लेकिन हम्म, मैंने जब ज्वाइन किया तो अमर उजाला केवल 4 जगह से निकलता था, हम्म, आगरा, बरेली, मेरठ और मुरादाबाद। ओके, मेरठ मुरादाबाद तो ट्विन सिटी है, हम्म, तो मेरठ और मुरादाबाद का तो लगभग एक ही हम्म, सामग्री होती थी। हम्म, और ये क्यों निकलता था कि एक के बाद दूसरे संस्करण की उम्र, मतलब बीच का जो गैप है वो 35 साल का था। अच्छा, मतलब एक एडिशन आगरा से जो निकला उसके 35 साल के बाद बरेली में निकला, 35 साल के बाद, 35 वर्ष के बाद। ओ, लेकिन अगर आप 90 से और 2000 के बीच की यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18-20 संस्करण निकल गए। तो हम्म, ये जो आया, तो जो पहली पीढ़ी जो थी, अगर आप गौर करेंगे, चाहे वो हम्म, डोरीलाल अग्रवाल जी की बात करें या मुरारीलाल मैसूरी जी की बात करें, हम्म, या जो जागरण के गुप्ता परिवार की बात करें, ये लोग आज़ादी के आंदोलन को देखा था, सपोर्ट किया था, और राष्ट्र निर्माण की स्पिरिट से उन लोगों ने अखबार शुरू किया था। तो इसलिए उनके अंदर और उससे जुड़े पत्रकारों के अंदर वो सारी भावनाएं थी। हम्म, अब आज का जो नया पत्रकार बनना चाह रहा है उसके लिए तो आदर्श वो लोग हैं ना, हम्म, जो एक फिल्म स्टार की तरह जो है उनकी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हम्म, उनके लिए उनका वो नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल भी, एक तो लाइफ स्टाइल में साइकिल होती थी, हम्म, तो आज किसी की लाइफ स्टाइल साइकिल तो नहीं है। ठीक है, कोविड के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को सोचा है, जैसे उसमें हमारे एजेंडे में साइकिल भी है, हम्म, हमारे एजेंडे में खाने पीने के वो सामान भी हैं जिनको हमने छोड़ दिया था, यानी मोटे अनाज, हम्म, ठीक है, हम्म, जिनको मैंने आजकल आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा हम्म, मोटे अनाजों की भी हुई है, हम्म, मिलेट्स की चर्चा होती मिलेट्स है की ना। चर्चा, तो ये पुरातन चीज़ें हाल के कोरोना के झटके के बाद चर्चा में आई, लेकिन सच ये है कि वो जो दौर है, हम्म, उस दौर में हम्म, मतलब जब हमने कहा घर फूक तमाशा, हम्म, हाँ, कबीरदास जी कहते हैं एक जगह जो हम्म, है हम्म, कि जो घर फूको आपने चले हमारे साथ, यानी ये ऐसा फील्ड है। हम्म, यानी उस समय क्या था, जो समाज सुधारक है या पत्रकार है, हम्म, वो है जिनको संसाधन नहीं मिल रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको झटका मिल रहा है, हम्म, लोगों की नाराजगी मिलनी है, आपको जेल मिलनी है, बावजूद उसके, ये इसके बाद भी लोग आते थे। तो इसलिए आप देखिए ना, स्वराज जो इलाहाबाद से निकलता था अखबार, उसका जो मतलब वो नहीं छपा है, विज्ञापन जो छपा उसमें कहा ऐसा हम्म, पत्रकार चाहिए जिसका वेतन जेल हो।
जिसका वेतन जेल हो, वाह। हाँ, मतलब वेतन में जेल तो कौन जाएगा, आप समझिए। तो वो जो स्पिरिट थी ना सुनील भाई, हाँ, वो स्पिरिट में जो बदलाव आया, क्योंकि देखिए क्या है कि मैं कई बार कहता हूँ संभाषणों में कि आप हिंदी की बात करिए। आज हिंदी विश्व भाषा बन चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा है। पहले हिंदी दिवस मनाया जाता था। दुनिया के 2 देश ऐसे हैं जिनकी आधिकारिक भाषा है वो। कई देशों में सेकंड, थर्ड, ऐसे बहुत सारे रैंक पर है। तो आज हिंदी का हैसियत बहुत बड़ी हो गई। ठीक, वो संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं बनी है, लेकिन क्यों है, मैं बताऊं आपको कि इस सब के बाद भी अगर आप आज़ादी के बाद कंट्रीब्यूट करने की बात करेंगे तो पराड़कर के अलावा हिंदी के संपादक इस बात पर भी सहमत नहीं है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का नाम सही लिख दे कोई। आप पढ़ेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम कहीं कुछ लिखा जा रहा, कहीं कुछ लिखा जा रहा है ना। हिंदुस्तान के तमाम नेताओं के नाम कहीं कुछ लिखा जा रहा, कहीं कुछ लिखा जा रहा। तो मानक शब्दों पर भी एकरूपता नहीं बनी है। और जो बड़े मैं इसलिए कहता हूँ कि पराड़कर जो कि आज के संपादक रहे, उनका कंट्रीब्यूशन इसलिए कि वही एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी को बहुत सारे शब्द दिए। ओके। जैसे महामहिम शब्द उनका दिया हुआ, जैसे सर्वश्री उनका दिया हुआ है पराड़कर जी ने। ऐसे वो राष्ट्रपति शब्द उनका दिया हुआ है, काम चलाऊ सरकार शब्द उनका दिया हुआ है। तो लेकिन आप सुनील भाई अगर आज गौर करेंगे तो टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने भी शब्द हैं उसका किसी का हिंदी नहीं हुआ। आप संचार क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ, कोरोना से जुड़े हुए जितने शब्दावली आई है सब हमने बाहर से अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना, उसका हिंदीकरण नहीं हुआ। रेलों की आप टर्मिनोलॉजी बेसिक जो पब्लिक में यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी में का हिंदीकरण नहीं हुआ क्योंकि हिंदी के संपादकों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो खैर ये तो हम विषयांतर हो रहे हैं। आपका ये कहने का मतलब है कि कैसे ये यात्रा आखिर जी एक मिशन से एक और एक कारोबार की ओर कैसे शिफ्ट हुई? उद्यमिता की तरफ कैसे बढ़ी? तो अगर आप गौर करेंगे उस समय तो भारत के जितने प्रमुख नेता हैं उन्होंने अखबार निकाले। अच्छा। उनको अखबार निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? उन बाबा साहब ने राणा डे की जब 101 साल हुआ था तो पुणे में एक सम्मेलन, एक समागम हुआ। तो आप जानते हैं बाबा साहब ने भी 3 अखबार निकाले और भी उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया पब्लिक की मदद से। तो इन नेताओं ने पब्लिक के सपोर्ट से अखबार शुरू किए ताकि अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कह सके, क्योंकि उनको लगता था। तो बाबा साहब ने कहा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, बोले कि आज जो मीडिया है, मतलब उनके मीडिया का मतलब प्रिंट मीडिया था, बोले आज का जो मीडिया है वो व्यक्ति पूजा में लगा हुआ है। यानी कि नहीं एक कि वो व्यक्ति अंग्रेज हो सकता है, वो हिंदुस्तानी हो सकता है, पूजा में लगा हुआ है और वह पब्लिक के सरोकारों के बारे में वो बातें नहीं करता है। और आखिर में उन्होंने एक बात कही कि इसके बावजूद कुछ अपवाद स्वरूप लोग विद्यमान है। यानी जर्नलिज्म तो हो रही थी, लेकिन जर्नलिज्म में एक पत्रकार का काम लिखना होता है, वो हर काम तो हम आप कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है ना। हम अध्ययन कर सकते हैं, आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हम एक अखबार उद्योग को चलाना हमारे लिए अगर सौंप दिया जाए तो शायद हमारे लिए मुश्किल होगा ये काम, है ना। बिल्कुल। जैसे ये बहुत अच्छा कैमरा चला सकते हैं, लेकिन इनको कहें कि हमने आप स्क्रिप्ट लिखोगे, आज से कैमरा नहीं चलाओगे, हाथ खड़े कर देंगे, तो इनके लिए मुश्किल होगा। मुझे कैमरा कहा जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं उसके बारे में। तो ये जो हुआ सुनील भाई कि 60 के दशक में मतलब ये सारी चीजें चल रही थी कि अखबार मौलाना आजाद ने निकाला, अखबार गांधी जी ने निकाला, अखबार मोतीलाल नेहरू ने निकाला, अखबार लाला लाजपत राय ने निकाला, अखबार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निकाला, और बहुत नाम है अखबार निकालने वालों के, बहुत नाम है। उसके बाद जब ये लगने लगा कि आजादी मिल रही तो बहुत सारे सेठों ने अखबार निकाले। अच्छा। और आजादी के पहले भी निकाले, जैसे मान लीजिए बिरला वगैरह ने इन्होंने निकाला, कुछ पारसियों ने मुंबई से अखबार निकाले, कुछ औरों ने निकाले, लेकिन उनको ग्रैब कर लिया था क्योंकि आजादी उनको देनी पड़ी थी एडिटोरियल टीम को। तो इसलिए अखबारों की नीतियों पर संपादकों का कब्जा था, क्योंकि संपादक नीतियां तय करते थे। आजादी के बाद 2 बदलाव हुए। पहला कि बहुत सारे अखबारी घरानों की जो दूसरी पीढ़ी थी, पहली नहीं, पहली ने बहुत आजादी दी। ओके। पहली में
कोई जनरल मैनेजर या वो नहीं होता था, पहले में ताऊ जी या भाई साहब ही होते थे, अच्छा। मालिक भी। हम्म, ये मुझे अच्छे तरीके से जब हम्म, अतुल महेश्वरी जी हम्म, वो सीएमडी बने हम्म, तो हमें बड़ा असहाय लगता था, क्योंकि हम तो भाई साहब कहते थे उनको, हम्म, और वो भी ऐसे नाम लेके बड़े थे अपने, हम भाई साहब ही कहते थे और आखिर तक हमने उनको भाई साहब ही कहा। हम्म, लेकिन वैसे लोग जो कि सीएमडी साहब कहते थे, तो मतलब आप समझिए कि वो दो धाराओं का टकराव होना शुरू हुआ, क्योंकि इनका कारपोरेटाइजेशन हुआ। हम्म, ठीक है। और मैं यहाँ दर्शकों को एक बड़ी दिलचस्प घटना बताऊंगा। मैं और हमारे साथी अतुल सिन्हा, हम्म, हम लोग, ये 90 की बात है, ओके। तो उस समय हमें बहुत जाना आना पड़ रहा था। हम्म, और बीपी सिंह की सरकार थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी रात में 11 बजे हो रही है। हम्म, तो हमारे पास स्कूटर था और हम, हम्म, हमारा तेल ज़्यादा खर्च हो रहा था, और हमें याद है कि 500 रुपये हमें उस समय मिलते थे। हम्म, तो हम सीढ़ियों से आईएनएस बिल्डिंग के, अतुल जी उतर रहे थे, हम और अतुल सिन्हा। हमने कहा भाई साहब ये तेल बड़ा महंगा हो गया है, और ऐसे से कितना मिलता भाई तुमको, हम्म, पूछने लगे। हम्म, वो कभी नोट नहीं करते थे कुछ। ओके। बोले भाई साहब 500 मिलता है, बताइए इसमें कैसे काम चलेगा। हम्म, आप सुशील भाई आप सोचिए, मैं खुद आज कभी कभी मैं सोचता हूँ घटना, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम्म, ये शायद 18-20 तारीख का रहा होगा, हम्म, मई या जून का महीना ही था। हम्म, जैसे ही ये महीना खत्म हुआ, हम्म, तो इसके बाद अकाउंटेंट का फोन आया। उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि भाई साहब ने आपके लिए, हम्म, आप दोनों लोगों के लिए 3,000 रुपया, हम्म, अरे 500 से 3,000 आप सोच अच्छा, लीजिए ओके। उनका। मतलब 5-6 गुना। हाँ, और आपको आश्चर्य होगा कि हमारी तनख्वाह 3,000 थी। हम्म, अच्छा। 3,000 तनख्वाह, 3,500 रुपये का वो, ऐसे ही या तनख्वाह हो सकता थोड़ी और आगे पीछे रही हो। लेकिन हमें बार बार वो घटना याद आती है कि उन्होंने, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपके वेतन में जुड़ा माना जाएगा, इनकम टैक्स वाले कहेंगे हम्म, आप एक टैक्सी का बिल भेज देना हमें, हम्म, हाथ से लिख के कि फला फला टैक्सी। हम्म, तो उस समय मतलब 90 में इतना सस्ता था कि मेरे बड़ा मुश्किल हो जाता था, लगभग रोज लिखना होता था कि भाई आप टैक्सी जो है, मतलब टैक्सी इस्तेमाल इस टाइप करें। से। क्योंकि लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा मनोवैज्ञानिक तौर पर हम्म, हमको क्या आज़ादी मिली हम्म, कि हम उसकी चिंता नहीं करते थे, ऑटो कर लिया, ये कर लिया, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा। हमें इस बात का वो नहीं। लेकिन वो उस टाइप के सोचने वाले लोग थे उस समय, हम्म, जो जर्नलिस्टों को, और खुद मैं बताऊं आपको, मैं 3 घटनाएं ऐसी हैं हम्म, जिनमें मुझे याद है हम्म, कि अतुल महेश्वरी ने पूरी खबर लिखी है। हम्म, एक बार तो 1991 की राजीव गांधी ने कांग्रेस के 53 लोगों की लिस्ट यूपी की तय की थी, हम्म, और मुझे वो लिस्ट मिल गई। हम्म, वो फ्राइडे का दिन रहा होगा, हम्म, और वो लिस्ट मिली मुझे रात में 12:30 बजे। हम्म, मैंने फ़ोन किया वहाँ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उस समय फैक्स शुरू हो गया था, हमारे पास था फैक्स। तो अतुल महेश्वरी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे, अरे नोट करा दो मुझे। हम्म, एक और घटना हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल का नैनीताल में एक सम्मेलन हुआ था, उनको फ़ोन मिल नहीं रहा था कहीं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। हम्म, तो मैंने जो है कहा कि भाई अरे यार इतना लंबा मैं कहाँ नोट करूँगा, हम्म, पूरी प्रोसीडिंग थी उत्तराखंड क्रांति दल की। हम्म, तो मैंने कहा मेरठ में बात करो। उसका घंटे भर के बाद फ़ोन आया कि अतुल भाई साहब ने नोट कर लिया। हम्म, तो आज आप सोच सकते हो कि कोई अखबार का जो मालिक हो, इतने हम्म, बड़े ग्रुप का वो हो, हम्म, वो आपकी खबर नोट कर रहा है, और अगले दिन आप पढ़ोगे हम्म, तो आपको लगेगा किसी जर्नलिस्ट से कम अच्छा। कोई खबर नहीं। तो वो पत्रकार थे मूलतः। हम्म, उसकी पहली लाइन, पहली धारा और दूसरी धारा पत्रकार थी। हम्म, तीसरी धारा वो थी जो कि उन्होंने अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, हम्म, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका या जर्मनी हम्म, के संस्थाओं से उन्होंने शिक्षा ली थी। शिक्षा हासिल की, हम्म, जिनको भारतीय पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता या क्षेत्रीय पत्रकारिता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। हम्म, उनको दुनिया की मीडिया के बारे में पता है। हम्म, और दुनिया की मीडिया क्या है, दुनिया की मीडिया तो में औकात किसी की आंकी जा रही पैसे से। हम्म, तो इसलिए उनके सोच, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो उनके पिता, हम्म, उनके दादाजी हम्म, के सोचने का नजरिया अलग था। हम्म, जनरेशन उनके की पास सोच। उनके पास जो टीम थी उसको सुधार नहीं सकते थे, क्योंकि वो आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई थी। हम्म, उनकी जो सेकेंड जनरेशन आई, उनके पास राष्ट्र निर्माण की हम्म, पत्रकारिता की टीम थी। और अब जो टीम है उसमें बच्चा पहले से ही पत्रकार बनना ही इसीलिए चाहता है हम्म, कि वो स्टार बने। हम्म, मैंने कई जगह जर्नलिज्म के जो हम्म, विश्वविद्यालय, इनमें जो इंटरव्यू किया, हम्म, तो आप आश्चर्य करेंगे सुशील भाई, उनमें मैंने पाया, मैं सबसे यही, मतलब थोड़ा एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरे मन में रहा था कि भाई क्या बनना,
तो मैक्सिमम लोग क्राइम रिपोर्टर बनना चाहे। अच्छा। अब उनके सोच में बदलाव आ रहा, हो सकता कोई, मतलब समय के साथ बच्चों की सोच में समय के साथ बदलाव आता है। हर आदमी टेलीविजन में रिपोर्टर बनना चाहता है, माइक उसके हाथ में हो और वो दिखाई पड़े, विजिबल हो। लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं, आप तो बाकायदा इस फील्ड में इतने वर्षों से देख रहे हैं कि विजुअल मीडिया में अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 10 लोग होंगे जो आपको विजुअल होंगे, टेलीविजन पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग पर्दे के पीछे होते हैं, एक बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा है। लिया और जो पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं, तो पत्रकारिता में भी पर्दे के पीछे की जो लाखों लोग हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, उन्होंने इस पत्रकारिता को गढ़ा है। और दुर्भाग्य से, मतलब जब हम आप बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के दौर में वो चीज और आगे बढ़ गई है। क्योंकि पहले क्या था कि प्रिंट का वर्चस्व था, जो कुछ भी, और टेलीविजन का मतलब था सरकार का टेलीविजन, रेडियो का मतलब था सरकार का रेडियो। इसीलिए अगर आप गौर करेंगे, संसद में बहुत लंबे समय तक ये बहस चली कि जो सरकारी माध्यम है प्रचार के, उनको ऑटोनोमस होना चाहिए। इसीलिए प्रसार भारती एक्ट बना। अडवाणी जी बहुत ज्यादा बात करते थे कि भाई सरकारी संस्थानों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। तो इसलिए डीडी हो या जो और हो, इनको ऑटोनॉमी मिली कि ये केवल एक पार्टी की बात नहीं कर सकते, उनको सबकी बात करनी पड़ेगी। तो ये सारा जो, और सुशील भाई देखिए, आप आज बदलाव क्या हुआ है, आज जो मैक्सिमम बदलाव दिख रहा है, क्योंकि मीडिया के नाम पर पिछले लंबे कालखंड में केवल प्रिंट रहा। और जैसा कि मैंने कहा कि 30s में रेडियो आया, जब आया तो ये चर्चा शुरू हुई कि प्रिंट खत्म कर देगी। इसके बाद जब टेलीविजन आया, तभी यही हुआ कि प्रिंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब न्यू मीडिया आया, अल्टरनेटिव मीडिया जब आ गया, यानी आप चाहो तो आप आजादी के बाद के किसी अखबार की जैसी हैसियत में बन सकते हो। क्यों बता रहा हूँ सुशील भाई, कि जब हमें आजादी मिली, उस समय किसी भी अखबार का सर्कुलेशन 30,000 से ज्यादा नहीं था। आज तो हम आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को 30,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी। हम आप कोई बात करते हैं, उसको 1-1 लाख लोग देखते हैं, 2-2 लाख लोग देखते हैं। तो ये अल्टरनेटिव मीडिया आ गया, ये संचार क्रांति की देन है। क्यों देन है? क्योंकि जब आजादी मिली तो हमारे पास केवल 80,000 टेलीफोन थे। ओके। आप बातचीत में हमें टोक दीजिएगा जहां होगा। 80,000 जो टेलीफोन थे वो राजाओं, महाराजाओं, बड़े अधिकारियों के पास थे। और ये जो फोनों की संख्या बता रहा हूँ, ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मिला के थे। केवल भारत के नहीं थे? नहीं, ये तीनों के मिला के थे। और मैं जब डाक वाली जो किताब लिखा था, तो मुझे अडवाणी जी ने एक बार बुलाया था और उन्होंने पूछा कि कितने थे, तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को एक फोन कराची में लगा हुआ था। और फिर उन्होंने बताया कि फोन लेना कितना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि बंगलोर में एक सज्जन जो कि बीजेपी के ही आदमी थे, वो अपने आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जो अडवाणी जी ने बुलाया कि भाई आप क्यों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमें फोन मिल जाएगा इससे। और हमें उसने डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम मैनेजर ने कहा, तो आज जो बच्चा जाता है आधार कार्ड लेके और वो फोन ले लेता, उसको अंदाज ही नहीं कि ये उस देश में संचार की हालत थी कि टेलीफोन लेने के लिए चुनाव लड़ना पड़ जाता था लोगों को, तो फोन मिलते थे। तो आज क्या है सुशील भाई कि 120 करोड़ टेलीफोनों का देश है, मतलब मोबाइल फोन 120 करोड़ हो गए हैं, लैंडलाइन 2-2.5 करोड़ बचे हैं, और 90 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास, 92 करोड़ लोग इस समय इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आज जो ताकत है, लेकिन इसके बाद भी प्रिंट बना हुआ है। प्रिंट इसलिए बना क्योंकि उसका 200 साल का इतिहास है। और अगर आप केवल प्रिंट का वैसे देखेंगे तो उसका हजारों साल की क्रेडिबिलिटी है, सैकड़ों साल की क्रेडिबिलिटी है। तो ये जो 90 के बाद का जो संचार और सूचना क्रांति का जो दौर आना शुरू हुआ है, उसने इसको बहुत ही बड़े कारोबार के रूप में बदला। क्योंकि यही दौर था जब ज्ञान और पैसे के बीच का जो समीकरण है वो समझ में आया। क्योंकि उसके पहले ज्ञानी होने का मतलब, आपके पास ज्ञानी होने का मतलब ये होता था कि आप दुनिया की हर असुविधाओं से संपन्न हैं। अच्छा। लेकिन 90 के बाद का जो दौर आया है, वो आया है कि ज्ञानी होने का मतलब है आप बिल गेट्स हैं। ज्ञान का मतलब है, मतलब ये नॉलेज है जिससे पैसा कमा रहे हैं ना। नॉलेज होने का मतलब आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं।
आज आप उठा के देख लीजिए कि ये नॉलेज की ही फील्ड है जिसने दुनिया के सबसे बड़े आदमियों को पैदा किया। हम जिस इकोनॉमी की बात भारत कर रहा है उस इकोनॉमी तक पहुंचे हुए लोग आ गए हैं आज की तारीख में। जितना हमारे देश की इकोनॉमी है उतना एक आदमी की इकोनॉमी हो जाए। तो ये जो चीज हुई है सुशील भाई, तो इसलिए जो नई जनरेशन है मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि हमारा बच्चा, आपका बच्चा अचानक तो नहीं सीखता, बिल्कुल उसको समाज सिखाता है, क्योंकि वो सड़क पर जाता है। एक घर से शिक्षा मिलती है, एक सड़क से शिक्षा मिलती है, एक दोस्तों से मिलती है। वो ये देख रहा है कि भाई मिस्टर XYZ, ये तो साहब ये तो अरबों के आदमी हो गए, है ना। तो उसको ये लग रहा है कि हम बड़ा आदमी होने का मतलब, बड़े आदमी होने का पैमाना है। ये ठीक है कि अभी भी गांव देहात में अगर आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे आज कल के जो यंगर जनरेशन है उसमें चर्चा होती है अडानी अंबानी की, लेकिन आप किसी गांव में चले जाएं तो संपन्नता के प्रतीक जो है टाटा बिरला, आज भी वो कहावतें खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो कहावतें साहित्य और पत्रकारिता ने उनको संपन्नता का प्रतीक बना दिया। यानी आप अमीर होना, अरे टाटा बिरला हो जाओगे, मतलब ये जो चीजें हैं। तो ये जो दौर है ना सुनील भाई, क्योंकि ये लंबा दौर है, ये एक लंबे कालखंड में पूरी जर्नलिज्म ने अपने को परिष्कृत किया, उभरा। और इसके बाद भी क्या है कि अब जैसे होता ना समाज में राजनीति के साथ यही हुआ कि आजादी के बाद राजनेताओं का वो दौर आया, इनके पास कभी पैसा नहीं आता था, बहुत ही विपन्नता में रहे, गांव में घर गिर गया तो बना नहीं पाते थे। लेकिन अचानक आप उठा के देख लीजिए इसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, तो आप पाएंगे कि जो 1 साल अगर कहीं मंत्री रह गया है तो उसका इतना बड़ा मकान हो गया है कि देखने वाले एक बार रुक के देखते हैं कि साहब ये है। एक नहीं, नोएडा में तो 4 मैं एक बात बता रहा हूँ बिल्कुल। क्योंकि नोएडा, आप लखनऊ की बात करेंगे, कुछ मतलब टापू उभरे हैं संपन्नता के। हाँ, गांधीनगर आप चले जाएंगे, आप चंडीगढ़ चले जाएंगे, आप जो अच्छी लोकलिटीज हैं उनमें आप पाएंगे कि ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग हैं, ये हम आप सब जानते हैं। तो ऐसे लोग समाज के पैमाने बन रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं सुशील भाई, तो ये सूचना और संचार क्रांति की जो शक्ति है, इसने मीडिया को बदला है। और इसने इस मीडिया में सही और गलत दोनों तरह के लोगों को उभारा है ना। जैसे अब मान लीजिए आज की तारीख में हमको, आपको ये सुविधा है कि लाइब्रेरी को गए बगैर आप अच्छे से अच्छे कंटेंट को पा सकते हैं, ये सुविधा हो गई है। लेकिन हमारे आप जैसे लोग जो कि किताबों को पढ़ते हैं, हमारे आप जैसे लोग इसी मीडिया पर गलत से गलत जानकारियां भी पा सकते हैं। तो लिखने का क्या रहा कि जैसे मैं लिखने बैठता हूँ, हम आप लिखने बैठते हैं, आप लिखने बैठते हैं, तो हमें वो संस्कार मिला है कि हम जो लिख रहे हैं वो सत्य है। ये पढ़ने वाला बच्चा भी अगर लिखा है तो गलत कैसे हो सकता। तो ये हमारे जनमानस के बीच में एक भावना की छपा हुआ गलत नहीं हो सकता, क्रेडिबिलिटी। तो वो जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो बोलने में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच ये हुआ, आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया हो चाहे भारत की मीडिया हो, दोनों ने गलत खबरों का पूरा ऐसा प्रचार किया कि पब्लिक दोनों जगह और पूरी विश्व की मीडिया। तो अगर आपको सचमुच जानना था क्या हुआ, तो दुनिया के जो क्रेडिबल मीडिया है जिसको हम बोलते हैं, आप भरोसा करें या ना करें तो BBC आप देख रहे हैं, आप भरोसा करें या ना करें तो राइटर को आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ भी आप PTI को देख रहे हैं कि भाई PTI ने तो कुछ कम से कम एक क्रेडिबल मीडिया की ओर भाग रहे हैं। तो ये है। तो अगर आप कहेंगे, क्योंकि आप तो ये चाह रहे हैं कि मतलब एक घड़े में सारी बातें हों, तो ये लंबा कालखंड है। तो मुझे लगता है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये इसमें आप जैसे लोग जो हैं वो मंथन भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आज मीडिया में अच्छाई बुराई हमेशा रही है और मंथन करने वाले लोग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब मीडिया बदल रहा है तो मीडिया में मंथन भी चल रहा है, ये एक अच्छी चीज है। जी बिल्कुल। अरविंद जी, बहुत अच्छा विस्तार से आपने पूरी एक पूर्व पीठिका जो है यानी जर्नलिज्म की आपने रखी। अब ये जो 90 का जो दशक है, इसमें हम देखते हैं कि टेलीविज़न के नाम पर एक तरफ NDTV, एक तरफ आज तक और तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं वो आए, और उसके बाद विज्ञापनों का दौर जो है वो चला, और अब विज्ञापन पर
बहुत कुछ निर्भर होने लगा। और हमने ये भी देखा कि पत्रकारों की, जो टीवी पत्रकार थे, बड़ी मोटी-मोटी सैलरी और पैकेजेस की बात होने लगी। बिल्कुल। काफ़ी कुछ मतलब इस दौर में हमने देखा। तो ये उद्योग बनाने के लिए या इस उद्यमिता को मतलब इस मकाम पर लाने के लिए ये ऐसी क्या चीज़ें रहीं कि अचानक ही देखें तो मीडिया के अंदर एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप का बूम हमें दिखाई दिया? जी, बिल्कुल। देखिए क्या हुआ है कि 90 के दशक में हुँ, हुँ। ख़ास तौर पर जब ये आईटी, हुँ, हुँ। क्योंकि बगैर इसके तो काम चलता नहीं। जी। आपके पास हुँ, हुँ। मतलब ख़ास तौर पर इंटरनेट और आईटी की जो क्रांति आई है हुँ, हुँ। और जो डिजिटल की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेलीविज़न में थोड़ी धीरे-धीरे सस्ती होनी शुरू हुई, हुँ, हुँ। तो अखबारों में अगर आप देखेंगे तो अखबारों के ही लोग वहाँ गए। हुँ, अगर आप उठा के देखेंगे तो आप एनडीटीवी ले लीजिए या क्योंकि आज तक के पास तो ऑलरेडी एक हुँ, मीडिया प्लेटफॉर्म ही था, मैगजीन इंडिया टुडे, टुडे हुँ, ग्रुप हुँ, हुँ। टाइम। इन लोगों के पास एक पहले से प्लेटफ़ॉर्म थी। एक प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद था और उन्होंने धीरे से अपने को जब डिजिटल में शिफ्ट करना शुरू किया तो गौर करेंगे, हुँ, हुँ, तो वो पहले जब कैसेट आए तो हुँ, उन्होंने न्यूज़ ट्रैक शुरू किया। हुँ, उसमें भी प्रोफेशनल लोग थे, मीडिया के लोग थे। हुँ, तो अगर टेलीविज़न की आरंभिक पत्रकारिता को देखेंगे हुँ, तो उसमें काफ़ी सिंसियर और सीनियर लोग आए जो कि हुँ, पत्रकारिता के वो बुनियादी उसूलों को या सिद्धांतों को लेकर के वो हुँ, काम कर रहे थे। हुँ, तो वो जब आए तब लोगों को लगने लगा कि बड़े पर्दे से हुँ, छोटा पर्दा ताकतवर हुँ, है ना? वो स्टार बने। हुँ, तो अगर आप देखेंगे टेलीविज़न पर स्टार बनने का दौर उन्हीं लोगों का हुँ, है ना? विनोद दुआ हुँ, की जैसी हैसियत आज की तारीख में हुँ, बड़े-बड़े लोग हैं, उनको नहीं मिल पाई है जो है, हुँ, या और भी लोग हैं। हुँ, तो या रवीश को भी हुँ। एनडीटीवी से पहचान मिली है, जो भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सैकड़ों नाम काफ़ी हैं। सारे लोग, बिल्कुल। तो हुँ, उस अभी आपने देखे हुँ, कि निधि कुलपति रिटायर हुई। हुँ, तो आप कल्पना करिए कि निधि कुलपति अगर हुँ, एनडीटीवी के अलावा कहीं से रिटायर हुई होती, हुँ, तो क्या उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी वो मिलती? क्योंकि एनडीटीवी ने एक प्रोफेशनल तरीके से हाँ, अपने पूरे उसको कि उन्होंने कहा कि भाई ये निधि कुलपति हैं, हुँ, इनको हमने रोल दिया है, तो अब ये एक्सपीरियंस है हुँ, और इनको हम ड्राइविंग सीट पर ही बिठाएंगे। हुँ, और कहीं होता तो वो कहाँ गायब हो जाती पता नहीं चलता, पता नहीं लेकिन वो चलता। एनडीटीवी का एक हुँ, प्रोफेशनलिज्म था, हुँ, वो किए रखा। हुँ, आप उठा के देखिए कितने लोग गायब हो गए समय के साथ। हुँ। हाँ, बहुत इस तेज़ी से बीच में चढ़े और न उतर भी गए। चेहरे आए हुँ, और चले गए। हुँ, ये टेलीविजन मीडियम में जो हमारे एक साथी हैं अपने हुँ, सीनियर जर्नलिस्ट है बीवी से कुर्बान अली, हुँ, उनका ये कहना था कि टेलीविजन का जो माध्यम है हुँ, वो जैसे भाड़ पुराना जो हुँ, झोंकता था, उसमें पैसा भाड़ की तरह आपको सुलगाना है। हुँ, तो बहुत ही ज्यादा खर्चीला माध्यम है कि हुँ, आपको वो भी वैन भेजना है, हुँ, आपको टीम भेजनी है, लाइव आपको दिखाना ही दिखाना अगर जनरुच की कोई चीजें हैं। हुँ, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मीडियम हो गया है। तो एक्सपेंसिव मीडियम को धीरे धीरे करके सरकारों ने क्या किया, उन्होंने पकड़ना शुरू किया। हुँ, अब संसाधन चाहिए उनको, हुँ, क्योंकि वो दौर बीत गया। आप उठा के देखिए टेली अखबार क्यों डगमगाए, क्योंकि अखबारों में जो परंपरागत हुँ, कंज्यूमर आइटम जो छपते जो हुँ, जो हुँ, उन विज्ञापन छपते थे, हुँ, वो शिफ्ट कर गए टेलीविजन की ओर। ओह! हुँ, आप अखबारों में देखेंगे तो आपको साबुन, हुँ, शैम्पू हुँ, या इस तरह के जो उस समय के वो थे, हुँ, तो उन विज्ञापनों का आपको अकाल मिलेगा। आप देख लीजिए अभी से अधिकतम अखबार सरकार के विज्ञापनों पर निर्भर है। हुँ, मैक्सिमम आप उठा के देख लीजिए। हुँ, हुँ, आप यूपी के अखबार देखेंगे तो योगी जी का हुँ, कुछ करते हुए पूरा एक पेज का विज्ञापन आ गया है। हुँ, अब वो नीतियाँ बंद हो गया कि आपको जेके टायर का पूरे पेज का विज्ञापन। तो कंज्यूमर आइटम जो हुँ, जो अखबारों के प्राण होते थे आर्थिक लिहाज से, हुँ, हुँ, वो घटके वो शिफ्ट कर गए कंज्यूमर आइटम टेलीविजन पर। हुँ, और वहां से भी जब उनको लगने लगा कि यार कोई फायदा नहीं, अब सोशल मीडिया आ गया है, हुँ, तो आप देखिए कि वो मीडियम शिफ्ट कर रहा है। वो आप हुँ। देखेंगे यूट्यूब पर और तभी काफ़ी ज्यादा काफ़ी व्यूअरशिप। काफ़ी खलबली टेलीविज़न ये इंडस्ट्री में दिखाई दी। खलबली इसलिए मची है हुँ, सुनील भाई कि देखिए संयोग ऐसा रहा कि मैं एक ऐसे चैनल में काम किया 11 साल 10 साल, हुँ,
जिसमें हमारी जो लीडरशिप थी उसने ये तय कर लिया था पहले कि विज्ञापन लेना ही नहीं। ओके। तो ये मतलब भारत के पत्रकारिता के इतिहास का एक यूनिक चीज रहा राज्यसभा टीवी, जिसमें हमारे पास जब विज्ञापन आता था तो मुझसे हाथ जोड़ लेते थे। और मैं बताऊं बहुत कम लोगों को इस बात का पता है, हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति बने उसी समय ये टेलीविजन आया। उन्होंने जो आजादी दी इस चैनल को, इसीलिए आज के तारीख में मैं कह रहा हूं कि 2011 से लेके और 2020 के बीच में जितने भी सिविल सर्वेंट बने हैं, आईएएस और आईपीएस आईआरएस बने हैं, उनमें से किसी से भी बात कर लीजिए तो उसने टेलीविजन के तौर पर राज्यसभा टीवी देखा होगा। अच्छा। आप किसी से बात कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वहां क्या था कि ये देखना था हमें, उनका कहना था कि आप भारत को दिखाओ इसमें, आप टाइम की परवाह मत करो, क्रेडिबल चीजें। तो कुछ हमने यूनिक चीजें शुरू की जो कि कहीं और नहीं था। जैसे एक प्रोग्राम हमारे साथी श्याम सुंदर थे, उन्होंने शुरू किया मैं भी भारत। वो पूरी तरह से ट्राइबल लाइफ पर था। ओके। और वो 15-15 दिन 20-20 दिन पूरा कैमरा जा रहा, शूट 3-3 4-4, पूरा उन्होंने उस लाइफ को बहुत ही तसल्ली के साथ जो है ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जाता। तो आप जानते हैं कि अगर आप जाएंगे तो खर्चा होता है इसमें, है ना, आपकी टीम जाएगी, खर्च होगा, रुकने का होगा, आपके पास गाड़ी होगी, साधन होगा। फिर जब अगर आपको 1 घंटे की फिल्म बनानी है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो आपको 6 घंटे का शूट करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी। तो उसमें कुछ चीजें तो ऐसी थी कि चूंकि उपराष्ट्रपति का सरकारी जहाज से जब आते जाते थे तो हमारा खर्चा कुछ कम हो जाता था। लेकिन वो जो उन्होंने किया कि विज्ञापन नहीं लेंगे, तो विज्ञापन न लेने से सरकार का कोई दबाव हम पे नहीं रहा, क्योंकि आप जिसका भी लोगे उसका दबाव रहेगा। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो मौजूदा दौर में जो आपने पहले पैकेज की, जो मोटे पैकेज, अब जो आदमी ऑलरेडी इसको करोड़ों के पैकेज में आ रहा है उससे ज्यादा में आएगा। तो उन्होंने क्या किए कि ये जो लोग निकल करके आए तो इन्होंने पटाया, क्योंकि वो क्रेडिबल, पटाने के लिए भी क्रेडिबल चेहरा चाहिए ना, है ना। तो उन्होंने पटाया कि साहब आप क्या बिल्डर का काम कर रहे हो, अरे भाई आप कितना खर्च करते हो, 400 करोड़ खर्च करते। तो 400 करोड़ में तो आप समझ लो कि आपको राज्यसभा में मिल जाएगा जाने। मैं आपको बताऊं, कई लोगों ने, आपने खुद देखा होगा इस बीच में, कई ऐसे लोगों ने चैनल शुरू किए और उनको बाद में पता चला कि यार राज्यसभा जाना तो दूर, हम तो साला भिखमंगे बन जाएंगे। सही बात है। ऐसे बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिन लोगों ने पटा के उनसे चैनल शुरू कराया उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो सैलरी लेते रहे। बहुत सारे लोग आए गए और लास्ट में इस कगार पे छोड़ दिया। हाँ, इस कगार पे छोड़ दिया। फिर ठीक ऐसे ही हो गया कि आज आप सुनिए कि मारवा स्टूडियो को जब मैं देखता हूँ तो इतने समय से देख रहा हूँ, लगातार ग्रोथ हो रही। ग्रोथ गलत कामों से तो हो नहीं सकती थी। आपने अपने इस ब्रांड को एक क्रेडिबल उस पर पहुंचाया। आपका काम था सिखाना, समझाना और एक प्रोफेशनल मैन पावर देना, वो आपने दिया, वो आपने काम किया जो है। लेकिन इतना कुछ चीजें देने वाले संस्थान नहीं। आप देखिए गली कूचों में बहुत सारे संस्थान शुरू हुए। जैसे पहले था कि आप उपन्यास कैसे लिखें, है ना। 60s 70s में छोटे विज्ञापन आते थे कि कहानीकार बने। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि वो प्रेमचंद बन जाएंगे, लेकिन प्रेमचंद तो एक ही थे। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये जो दौर है उसमें आज की जो जनरेशन है, आप देखिए कई जगह 100% लिटरेसी हो गई है। तो आज का जनरेशन बुद्धू बनने वाला नहीं है। आज के जनरेशन को धीरे धीरे समझ में आ गया है। इसलिए अगर आप देख रहे होंगे कि उसको लगा कि अरे ये तो कोई नहीं, उसने अपने ज्ञान का विस्तार किया और इन्हीं संस्थानों से निकले हुए लोग, आप YouTube पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और YouTube पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर आप पूरा विस्तार से देखेंगे तो उन्होंने एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा कर दिया, जिसकी चर्चा हम 90 के दशक में, 80 के दशक में होती थी। तो अभी क्या हो गया कि अगर आप ये देखेंगे कि प्रिंट मीडिया का एक हिस्सा है जिनमें लगभग सब ने कहीं न कहीं किसी चैनलों के साथ लाइन अप करके, टाई अप करके, नो हाउ लेकर के उन्होंने अपने को किसी न किसी तरीके से वो विजुअल मीडिया में आ गए। जो सीधे चैनल नहीं शुरू कर पाए वो भी हो, क्योंकि
ये जो संचार और सूचना क्रांति आई और उसके बाद एआई जो आ रहा, हम्म, वो तो आपकी पूरी दुनिया को अपने आप बदलने जा रहा, आपको बदलने को मजबूर होना पड़ जाएगा, क्योंकि अब आपको डबिंग की भी जरूरत नहीं। आपको तमिल फिल्म में अगर आप हिंदी टाइटल चाह रहे हैं तो देगा, अंग्रेजी चाह रहे हैं तो देगा। तो आपका जो भाषागत जो बहुत सारी जो दूरियां थी जिसके नाते हमारी आपकी जरूरत पड़ती थी, वो वहां नहीं आने वाली है, वहां उसको उससे दूर कर दिया है। तो अब एआई का युग है। तो अब क्या है कि जैसे होता है ना, भटकती हुई आत्माएं घूम रही हैं। मैं उसको इस रूप में देख रहा हूं कि सरकारों को आसानी से पकड़ना, क्योंकि पहले क्या था कि उन लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। मैं आपको एक घटना बताऊं कि डोरीलाल अग्रवाल को और अशोक अग्रवाल, ये दो लोग जो अमर उजाला के एडिटर इन चीफ थे, उनकी दो घटना बता रहा हूं। पहली घटना हुई कि 71 में लोकसभा का जब चुनाव आया तो वो कमलापति त्रिपाठी जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर जो रहे, उन्होंने डोरीलाल अग्रवाल जी को सोचा कि अमर उजाला को पकड़ लो, इनको कांग्रेस का एमपी बना दो, लोकसभा का टिकट। तो डोरीलाल अग्रवाल जी भाग गए घर छोड़ के। अच्छा। उनको घर वालों ने कहा कि अगर आपने कहीं पॉलिटिक्स में आ गए और अखबार पर कहीं आपने किसी पार्टी का ठप्पा लगवा दिया तो आपको निकाल देंगे घर से। ऐसी चर्चाएं हुई। अच्छा, ठीक है। डोरीलाल अग्रवाल जी भाग गए घर छोड़ के, भरतपुर में रहे जब तक नॉमिनेशन का टाइम था। आप कल्पना कर सकते हैं आज की तारीख में ऐसा कोई संपादक होगा? आज तो किसी को टिकट मिल जाए तो साहब वो 2-4 करोड़ दे करके, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ दे के कहेगा साहब टिकट हमें दे दो। इसके बाद अशोक अग्रवाल जी को समाजवादी पार्टी टिकट देना चाहती थी। उन्होंने घर में बात किया पूरा माहेश्वरी और अग्रवाल फैमिली में। तो इन घटनाओं को बताना नहीं चाहिए था मुझे यहाँ, लेकिन मुझे वो नहीं, क्योंकि अब आपको तुलना देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप क्रेडिबल, क्योंकि मैं इन चीजों को जानता हूँ। कहीं ना कहीं पत्रकारिता की जो ऑथेंटिसिटी है मैं जानता हूँ, कैसे पता चलेगी। जी। तो अशोक जी ने कहा देखो, हम जब भी हम अपने आपस में कोई बात करते हैं, कोई चीज तय करते हैं, तो आपस में हमारा पूरा परिवार आपस में मिलके इस बारे में फैसला लेता, फिर हम करते हैं। तो मुलायम सिंह ने ले लीजिए, बात कर लीजिए। तो उस परिवार का ये था, फैसला था कि आप इस परिवार में रहते हुए, अमर उजाला का चेयरमैन रहते हुए आप नहीं हो सकते। आप एमपी राज्यसभा में बनने जा रहे थे, राज्यसभा में कुछ करना नहीं था, नॉमिनेशन फाइल करना था। तो कहा कि नहीं, आप के लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि राष्ट्रपति अगर आपको मनोनीत कर रहा पत्रकारिता में योगदान पर, तब तो कोई बात नहीं, तब हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन किसी पार्टी से अगर आप जा रहे हैं तो ये चलेगा नहीं। ओके। आपको चेयरमैनशिप छोड़नी होगी, आपको अमर उजाला से अपने को अलग करना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने को, और उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो चीजें जो ये रही, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन थे। मैं बताऊं आपको, उन्होंने बताया मुझे एक बार कि एकाधिक बार, मतलब एक से कई बार उस साइकिलों से अमर उजाला लेकर के जो है आगरा से मथुरा गए साइकिल से। उस जनरेशन की स्ट्रगल को उन्होंने देखा था। लेकिन जो लोग लंदन और वाशिंगटन से आए हैं होकर के, उन्होंने नहीं देखा है। अब क्या हुआ कि सरकारी तंत्र ने धीरे धीरे करके कुछ लोगों को पकड़ना शुरू किया है। टेलीविजन मीडिया में और आसान है। टेलीविजन मीडिया में आपका लाइव भी पेड हो रहा है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी और चीजें पेड हो रही हैं। चुनाव आता है तो पेड कहाँ कहाँ क्या चीजें पेड हो रही हैं, ये बाहर की दुनिया को नहीं पता चलता है। बिल्कुल। तो टेलीविजन मीडिया खर्चीला इतना हो गया है कि उसको सरवाइव करने के लिए बहुत सारे लोगों को, मतलब जिसको कहिए अंडर हैंड, बहुत सारे ऐसी जगहों पर हाथ मिलाना पड़ गया। उनकी मजबूरी थी कि जिसके नाते उन्हें पत्रकारिता के न्यूनतम मानदंडों के साथ समझौता करना पड़ा। और इसीलिए आज भी अगर आप देखेंगे तो खबरों को विस्तार से देखने का केंद्र, मतलब एक रिलायबल मीडियम आज भी अखबार बने, आज भी उठा के देखिए। इवन चैनलों में भी अखबार को देखते हैं कि भाई अगर कोई क्रेडिबल चीज देखनी है तो अखबार को देखें। तो ये जो घेराबंदी हुई है, पहले राजनीतिक दलों ने पकड़ा इनको धीरे धीरे करके। कुछ तो ऐसे है जिनके ऊपर मुहर ही लग गई है कि फला राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं, राजनीतिक दलों ने पकड़ा, घरानों की मुहर लग गई है। इसके बाद सरकारों ने पकड़ा। जब मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ तो विभिन्न दलों की सरकारें हैं। किसी राज्य में किसी ने पकड़ा हुआ किसी को, किसी, आप तमिलनाडु में देखिए पॉलिटिकल पार्टी ने चैनल ही अपना शुरू किया।
तो लेकिन एक मोटा चीज है सुशील भाई कि अगर आप किसी विचारधारा का चैनल चला रहे हैं तो आपके विचारधारा का आदमी देखेगा। पब्लिक 21वीं सदी का भारत ऐसा है कि जिसमें पाठक ये जानता है कि पत्रकारिता क्या है, दर्शक ये जानता है कि पत्रकारिता क्या है, जिसको व्यूअर कहते हैं या लिसनर ये जानता है कि पत्रकारिता क्या है। इसलिए हम नहीं ये बताने वाले, अगर वो पत्रकारिता कर रहा है तो वो देखा जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा जो पत्रकार निकाल दिए जाने के बाद भी अपने को सरवाइव किए हुए हैं, वो केवल पत्रकारिता से सरवाइव किए हैं। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इस बात पर नाराज हो जाएं कि कई बार वो एक पक्षी हो जाते हैं, है ना, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सब्जेक्ट पे ही काम कर रहे हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं, मैं अब एक जिक्र करना चाहूंगा, कभी आपको मौका लगे तो न्यूज पोर्टली एक शुरू किया है, एक अरविंद शुक्ला करके, तो एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे, पूरे भारत में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके लाखों व्यूअर्स उनको मिल रहे हैं, क्योंकि आप जमीनी पत्रकारिता कर रहे हैं ना। जमीनी पत्रकारिता में जरूरी नहीं आपको ग्लैमर मिले, है ना, कौन बनेगा करोड़पति जैसा नहीं हो सकता वो प्रोग्राम, लेकिन हो रहा है। एजुकेशन पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो हो रहा है। इतिहास पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल तरीके से जो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यू मीडिया है, वो सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, और क्या है कि अभी एक बूम हो गया है सूचना संसार में, आपके पास सूचनाएं भटक रही हैं, है ना। तो क्या होता है जब बहुत चीजें भटकती है ना, कोई पुराने समय की कहानियां मिलती है ना, जंगलों में जब आप जाते थे तो लोग उन जंगलों को अवॉइड करते थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि आत्माएं भटक रही। तो ये जो बहुत सारी आत्माएं भटक रही हैं ना पत्रकारिता में, उससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का दौर है उसमें जो प्रोफेशनलिज्म का जो दौर आया है, उसमें जो यंग बच्चे हैं उनको काम करने के लिए बहुत मौके हैं, और आज उनके लिए भी मौके जिनके पास बड़ी पूंजी नहीं है। जैसे अभी तक क्या था कि मीडिया का मतलब है आपके पास पूंजी हो। आज जो आप स्टार्टअप वगैरह में देखिए, बहुत सारे जो बच्चों ने काम शुरू किए हैं, तो पैसा नहीं है आपके पास, अगर ज्ञान है और ज्ञान को विस्तारित आप कर सकते हैं तो बहुत संसाधन नहीं चाहिए आपको। आपको कुछ ऐसी मशीनें आपके पास सुलभ हैं जो आपको बहुत हाई क्वालिटी तो नहीं देंगी, लेकिन आपका काम शुरू करेंगी, बेसिक काम आपका। हाँ, बेसिक काम शुरू करेंगी। तो ये जो 90 से लेकर के और अभी ये जो दौर आया सुशील भाई, इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे संस्थान ताश के पत्तों की तरह खड़े हुए और बिखर गए, उनको कोई पूछता भी नहीं। बहुत से पत्रकार आए, चले गए, और ये जो दौर है ये अचानक, जैसे पानी के बुलबुलों का जो दौर है होता है, वो दौर, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता में जब हम बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी गायब नहीं हुए हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को गढ़ा है। पराड़कर गायब नहीं हुए, प्रेमचंद गायब नहीं हुए, है ना। तो मुझे लगता है कि हमारे जो पुरखे हैं वो, उन्होंने हमारे लिए एक बात छोड़ के हमारे लिए गए हैं कि आप अगर जनता के लिए काम करोगे, उनके हित में काम करोगे, क्रेडिबल काम करोगे, तो आप जिंदा रहोगे, तो आप ऐसा लगता है जी। बिल्कुल जी। एक लास्ट सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि वो जो दौर पूरा का पूरा देखें कि जब पूरा ट्रांजिशनल दौर है, संसाधनों की भी कमी है, अखबारों से लोग टेलीविजन की तरफ आ रहे हैं, स्टूडियोज नहीं है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर एक कोशिश जारी होती है ये नोएडा क्षेत्र में कि यहाँ पर एक फिल्म सिटी की एक परिकल्पना होती है, और उस फिल्म में फिल्म सिटी के अंदर कुछ स्टूडियोज यहाँ बनते हैं जी। कि भाई अब यहाँ से कुछ कार्यक्रम शुरू होंगे। लेकिन फिर घूम फिर के बात आती है कि अगर पैसा होगा तो चीज़ें बनेंगी, पैसा होगा तो शूटिंग होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं मारवा स्टूडियो जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियो रहा, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा मारवा स्टूडियो का? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो उन्हें पत्रकारिता का जो हमारा इतिहास शुरू होता है उसमें गुरु परंपरा है। यानी अगर आप देखेंगे, पराड़कर तिलक को अपना गुरु मानते थे, विद्यार्थी जी जो है गणेशकर विद्यार्थी कहते थे आचार्य द्विवेदी हमारे गुरु हैं, ठीक है। और हम में से सबने
हमें जो प्रिंट के जो लोग हैं उन्होंने स्वीकार कोई किया। किसी ने सिखाया है, हम्म, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो दौर आया है उसमें तो आप ऐसे नहीं हो सकते। हम्म, आपको स्टूडियो समझना होगा। हम्म, आपको अगर एंकरिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए क्या है। हम्म, आपको अगर फील्ड में रिपोर्टिंग करनी है, हम्म, आप उपकरणों के साथ जा रहे हैं, हम्म, तो उपकरण आधारित पत्रकारिता हो गई। पहले क्या था कि आप देखिए, मैं पेन लगाया हुआ हूँ ना, हम्म, मेरे गुरु जब भी मुझे बुलाते थे कि हम्म, आना है, हम्म, तो संयोग से बताऊं कि मैं जब जर्नलिज्म मैंने शुरू किया, सीखा, समझा जो भी है, हम्म, तो आप समझिए कि जबरदस्ती के बनाए मेरे गुरु थे जो कि मान गए। वो थे अमरकांत जी, ओके। जो कि हिंदी के बड़े भारी राइटर भी रहे, बहुत बड़े, बहुत अच्छी उनकी बड़ी और जबरदस्त ज्ञानपीठ कहानियां। पुरस्कार भी उनको मिला, उनकी बहुत सारी कहानियां। हाँ। तो एक दिन मैं गया तो पूछा, तुम्हारी कलम कहाँ है, हम्म, तुम्हारा नोटबुक कहाँ है, तुम हम्म, ऐसे पत्रकार बनोगे। हम्म, वो घटना ऐसी है कि अभी देखिए, मैं दो चीजें मेरे पास आपने देखी होगी कि एक तो पेन मैंने रखी, और एक पैड। दूसरा पैड। वो हाँ। क्योंकि आपसे हमारी बातचीत में कोई ऐसी चीज आ जाए हम्म, जो मुझे नोट करना पड़ेगा, हम्म, तो हमेशा तो मेमोरी में नहीं रहे। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ज्ञान है, हम्म, टेक्नोलॉजी से आधारित जो ज्ञान है, उसमें मारवा स्टूडियो का हम्म, वो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। क्योंकि देखिए क्या है हम्म, कि जो पूरी फिल्मों की दुनिया है हम्म, वो मुंबई से शुरू हुई, हम्म, उसको विस्तार दिया दक्षिण ने। हम्म, आप उठा के देख लीजिए, जितने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम्म, जो बड़ी मशीनें आई, हाईटेक आई, वो सब साउथ में आई। हम्म, तो मुंबई और साउथ, उत्तर में तो आया नहीं कुछ। तो उत्तर में दर्शक थे हम्म। और बनाने वाले जो है वहां थे। मुंबई में थे। जो, हाँ, हम्म, उत्तर में एनएसडी था। हम्म, हम्म, मतलब केवल आपको एक अच्छा कलाकार बन जाने से तो काम नहीं चलेगा। हम्म, वो कलाकार भी आप कलाकार के साथ जब मशीनें जुड़ती हैं, हम्म, आप दूसरा, क्योंकि तो मारवा स्टूडियो ने जो काम किया, क्योंकि फिल्म सिटी जब बनी, हम्म, उसमें मैं ये देखता हूँ कि, क्योंकि फिल्म सिटी के बारे में बहुत क्रिटिकल रहा। हम्म, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज बताता हूँ जी जी बिल्कुल। कि अमिताभ बच्चन चाहते थे कि फिल्म सिटी बने। हम्म, उस समय इलाहाबाद के एमपी थे, हम्म, और मैं इलाहाबाद से जनसत्ता का करस्पॉन्डेंट था, इसलिए मेरा फ्रिक्वेंट मिलना जुलना था। हम्म, तो दबाव बना कि साहब फिल्म सिटी में देरी हो रही। साहब वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ एक मीटिंग हुई यहाँ, यूपी निवास, जो कि आज उत्तराखंड सदन है, मैं था वहाँ। हम्म, तो उसमें कुछ गांव थे, इनको हटाने का था, हम्म, कोई बात आई। तो जो सज्जन समझा रहे थे कि साहब इसमें गांव भी बनाने हैं, फिल्म सिटी जो बनेगी उसमें एक आध गांव बसाना है, कुछ ऐसे करना, कुछ बातें हुई। सेट वगैरह। तो वीर बहादुर सिंह ने कहा कि साहब गांव को रहने दो आप फिर। हम्म, बात अच्छा। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो चूंकि वो नहीं जानते थे कि वो नहीं भाई जानते थे, सही फिल्म बात। का गांव अलग होता है, जो हाँ। अचानक शहर भी हो जाता है। उनको नॉलेज नहीं अचानक थी। वो मुख्यमंत्री का सचिवालय भी बन सकता है जी वही जी जी। उसी जगह पर। कुछ भी हो सकता है। उनको वो चीजें नहीं पता थी, उनको समझाया गया कि साहब आप नहीं समझ रहे हो, वो ऐसा गाँव नहीं, वैसे जाना होगा नोएडा के आसपास तो बहुत गाँव। हम्म, बात समझ रहे। तो वो जो बना, तो वो क्या है कि अगर आप देख लीजिए आज के तारीख में जो फिल्म सिटी है, वो स्टूडियो सिटी हो गई। फिल्मों को बनाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं, केवल मारवा स्टूडियो ही है हम्म, जिसने उस परिकल्पना को जिसके लिए बनी थी उसको साकार किए हुए है, हम्म, और उसका कारवां लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं तो हम्म, बधाई देता हूँ मारवा जी को भी, संदीप हम्म, जी को भी कहता हूँ कि भाई उन्होंने हम्म, कम से कम उस स्पिरिट को, हम्म, जब कोई कल को इसका मूल्यांकन होगा, हम्म, तो उस मूल्यांकन में केवल यही आएगा, हम्म, मारवा स्टूडियो ही आएगा जो ये कहेगा हम्म, कि नहीं साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने हम्म, नारायण दत्त तिवारी के पीरियड में जब ये नोएडा बसा, हम्म, फिर एक फिल्म सिटी बनाने की उत्तर में परिकल्पना हुई, हम्म, तो उस पर केवल एक है, हम्म, बाकी कोई उस पर खरा उतरा नहीं। जो है ये ठीक है कि बहुत हम्म, सारे लोगों ने प्रयास किए, बहुत सारे बेच के चले सीरियल भी गए। बने, वो बने, हम्म, लेकिन लोग चले गए जो है ना। वो कोई आप कोई कह रहा साहब कि ये मैरिज सिटी बन गई, कोई कह रहा है स्टूडियो मतलब चैनलों की सिटी बन गई, लेकिन फिल्म सिटी के नाम पर केवल मारवा स्टूडियो का कंट्रीब्यूशन ये मैं देखता हूँ, और मैं बधाई देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसी स्पिरिट से आप काम करते रहें। जी, धन्यवाद। जी बिल्कुल। अरविंद जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आज बड़ी आपने विस्तृत चर्चा की और एक पूरा परिदृश्य जो है वो रखा, और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से इसने धीरे से कारोबार का रूप लिया जी। और कहाँ मतलब जाकर के ये बात पहुंची है।
जाते जाते मैं आपसे एक अंतिम सवाल और करना चाहता हूँ कि जी। आज की जो मीडिया के जो नई पीढ़ी है, तो बड़े सारे लोगों की चिंता यही होती है कि हम नई पीढ़ी को दे के क्या जा रहे हैं। तो अब नई पीढ़ी भी तो लेने वाली बने, या नई पीढ़ी भी तो उस तरह की विचारधारा या उस पर लेकर के चले। तो क्या अभी भी जो पत्रकारिता के प्रतिमान हैं, उनको समझाने की, बताने की, उन एथिक्स को, उन संस्कारों को बताने की आवश्यकता है? और लेकिन वहाँ पे एक विरोधाभास भी नज़र आता है कि जब ग्राउंड रियलिटी वो देखते हैं नई जी। पीढ़ी, तो वहाँ पर उनको एक उनका मोहभंग भी होता है और एक क्लैश की भी स्थिति बनती है। जी। तो क्या बीच का एक रास्ता हो कि जहाँ पे भावी पीढ़ी जो है पत्रकारिता को सीरियसली ले और आगे बढ़े? देखिए सुनील भाई, मैं जब इस बारे में जो आप कह रहे हैं, तो चूंकि मैं हिंदी में ही मेरा काम रहा है, तो मैं हिंदी पर ही केंद्रित करूंगा इसको। और जो लोग पत्रकारिता में खास तौर पर हिंदी में आना चाहते हैं और भी भाषाओं में जो आना चाहते हैं, हम्म, उनके कुछ बेसिक मानदंड हैं जो कि स्टेब्लिश हो चुके हैं। जी। और उसमें पहला तो ये है कि पत्रकारिता में आगे बढ़ने का जो रास्ता है, कोई तिरछा रास्ता नहीं है। हम्म, इसलिए अगर उनके दिमाग में ये बात आ रही कि तिरछे रास्ते से उनको संपन्नता मिलेगी, तो वो भूल जाए। हम्म, एक अच्छा पत्रकार अगर आपको बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पत्रकारिता के इतिहास के उन पुरुषों को पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने होम किया अपने को, हम्म, वो पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आप अगर जनता के लिए काम करोगे, सामाजिक सरोकारों पर काम करोगे, तभी आप अमर हो पाओगे। आप चंद लोगों के बारे में काम करके आप कभी अमर नहीं हो सकते। हम्म, और भविष्य हमेशा, क्योंकि आज की तारीख में आपके पास एक मौका है। मैंने जब जर्नलिज्म शुरू की तो लिटरेसी बहुत कम थी, हमारा लिखने का ही काम था। हम्म, आज तो आपके पास कई जगह पर 100% लिटरेसी होने जा रही है, हर आदमी पढ़ा लिखा है। तो आपके पास स्काई इज द लिमिट, हम्म, आपके पास ये है। और निराशा नहीं, हम्म, क्योंकि जीवन में किसी भी फील्ड में आप जाओगे, हम्म, आज का जो नौकरशाह है, आईएएस अफसर सबसे बड़ा माना जाता है। हम्म, जब वो देखता है और सुनता है कि साहब सरदार पटेल साहब थे, हम्म, बाबू जगजीवन राम थे, उनके जो अफसर थे उनके खिलाफ नोट लिख देते थे, हम्म, आज किसी की हिम्मत है? आज तो हालत यह है कि किसी जगह बैठा हुआ, कई जगह जो फोर्थ क्लास का एम्प्लॉई, उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई है। वो देखते हैं प्रशासनिक सेवाओं तक में गिरावट आई। गिरावट पैमाना नहीं है, प्रशासनिक सेवाओं में भी आज धर्मवीर का नाम क्यों लिया जाता है? इंडियन पुलिस सर्विस में भी जो है, आखिर केएफ रुस्तम जी का नाम क्यों लिया जाता है? आपके पास भी जब हिंदी की हम बात करते हैं तो हम प्रेमचंद का नाम लेते हैं ना, कहते हैं हिंदी इंफीरियर। अगर हिंदी इंफीरियर थी तो 80 भाषाओं में अनुवाद कैसे हो गया उनका? आज आपके पास एआई, आपके पास बड़ी चिंता का विषय भी है, और एआई आपके लिए बहुत ऊंचाई तक जाने का एक रास्ता भी है। तो मुझे लगता है कि आप एआई जनरेशन के हो और आपके पास बहुत कुछ है। आपको अपनी बातों को, अपनी अपनी हिंदी में कही गई बातों को बहुभाषी माध्यमों तक पहुंचने का रास्ता है। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी पर ध्यान देकर और अपने अतीत से सबक लेकर आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। आप पैसा भी कमा सकते हो उससे, और ग्रोथ भी कर सकते हो। ये पुरानी बात नहीं है। अब आप ये 21वीं सदी की जर्नलिज्म है। अच्छा करके आप अच्छा रह सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने बहुत विस्तृत चर्चा की और बड़ा अच्छा लगा। और आज एक बार फिर हमने पत्रकारिता के समय को जिया। आपका बहुत बहुत आभार एमएसटीवी को समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद।